ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता। ओए हो कर लो तौबा, कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। अगर एक्यूज हो जाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आगे का रास्ता केजरीवाल का, सरकार का क्या देखते हैं? देखो, कानून सबसे बड़ा है, कानून के आधार पे ही चलता है। संविधान भी इसीलिए बना है, कोर्ट्स भी इसीलिए हैं। और करप्ट आदमी को हमेशा डर लगा रहता है। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसके लिए बीजेपी पार्टी की क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव के लिए? बीजेपी पार्टी कमाल है जी, वेरी प्रोफेशनल पार्टी है। इनका पहली बात तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी भी तरह तरस की नज़र से, रहम की नज़र से ना देखा जाए। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं बीजेपी से लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद्मश्री हंसराज हंस जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। सर, आपको सब जानते तो सूफ़ी और रूहानी म्यूज़िक से हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे राजनीति के बारे में। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर के दिल्ली सरकार की, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कि हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड की लिस्ट में घोषित करे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में। ऐसे में आपको लगता है कि क्या पॉलिटिकल इसके पीछे मूव हो सकता है या क्या रीज़न है? और अगर ऐसा होता है कि अगर एक्यूज हो जाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आगे का रास्ता केजरीवाल का, सरकार का क्या देखते हैं? देखो, कानून सबसे बड़ा है, कानून के आधार पे ही चलता है। संविधान भी इसीलिए बना है, कोर्ट्स भी इसीलिए हैं। और करप्ट आदमी को हमेशा डर लगा रहता है। जो ईमानदार है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने करप्शन की होगी, दे विल हैव टू बी, अदरवाइज़ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ईमानदार हैं तो उसमें क्या है, कानून अपना काम करेगा। अगर वो नाअहल हुए तो फिर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हाँ जी, ये चाहे हम संजय सिंह की बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, तो जिस तरह का आम आदमी पार्टी का जो इमेज था कि हम करप्शन मुक्त भारत जो अभियान था उनका, ऐसे में जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस लग रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो चीज़ कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की जो इमेज है उस पर डेंट लगेगा, या आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? बीजेपी का इसमें क्या पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है कुछ? बीजेपी ने, या रूलिंग पार्टी ने, या चौकीदार जो होता है उसने अपना काम करना है। जैसे वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, कुलीग के तौर पे मैं बहुत आदर, सम्मान, मान करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, कोई गुनाह किया होगा, तो फिर तो डरना लाज़िम है और ज़रूरी है और कुदरती भी है। अगर नहीं किया होगा तो साफ बरी हो जाएंगे, उसमें क्या है। सेंसस को लेकर के तमाम तरह की बात चल रही है, खासकर जो विमेन रिजर्वेशन बिल के आने के बाद। तो एक जो ख़ास बात जो कांग्रेस ने कहा है कि हम आते ही सेंसस करवा देंगे। अभी तो फ़िलहाल 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो ऐसे में जो जातिगत ये जो जनगणना है, इसको लेकर के क्या पॉसिबिलिटी है? किस तरह से चीज़ें आप आगे का रास्ता देखते हैं? आपने देखा होगा, मातृशक्ति या औरतें या विमेन एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हैं, तो औरत को मर्दों के हकूक़ से कुछ नहीं मांगना चाहिए। उनको अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए था, और लड़ाई करती हैं जो जागी हुई है विमेंस। और ये 4 बार आगे मिसफायर हुआ है। इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों का अगर सोचा है, तो वो फिर नारा ही नहीं रह जाएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। तो बहुत सारी फिर औरतें मेंबर पार्लियामेंट बन के आएंगी, उनका हिस्सा होगा। और संवेदनशील भी होती है, हमदर्द भी होती है, और जो मुलायम
हृदय दिया होता है उसको, ममता वाला, उसको देखते हुए पार्लियामेंट में ये पॉजिटिव बातें हैं। कांग्रेस को भी चाहिए था, जब उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने रूल किया है इस मुल्क में, तो उस वक्त उन्होंने कोई नहीं सोचा अच्छी बात, तो उसको अड़चने किसी न कोई बहाना ला के, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ला के उसको करते रहे गड़बड़। इस बार वो अगर हो गया है तो उनको थैंक्स करना चाहिए। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये औरतों के हकूक़ के लिए, हक़ों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा है कि और रौनक आएगी। और औरत बहुत ज़हीन मखलूक है, कुदरत की क्रिएशन है। इसने ही सारे पॉलिटिशियनों को जन्म दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे कोई मजदूर है। तो औरत कब तक लड़ती रहेगी अपने हक़ों के लिए? ये खुद दे देना चाहिए उनको हकूक़। और परसेंटेज भी निकाली जाए तो बहुत है, तो उसमें उनका हिस्सा बनता दिया है, बस और कुछ नहीं है। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसके लिए बीजेपी पार्टी की क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव के लिए? बीजेपी पार्टी कमाल है जी, वेरी प्रोफेशनल पार्टी है। इनका पहली बात तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी भी तरह तरस की नज़र से, रहम की नज़र से ना देखा जाए। आपने देखा होगा जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे G20 हो, चाहे कोई और यूएनओ का में इकट्ठे हों, वर्ल्ड वाइड हेड ऑफ कंट्रीज़, और कितने प्रधानमंत्री होते एक मंच पे। पहले पर हमारे प्रधानमंत्री को ही जगह उस कोने में मिलती थी, तो मुल्क को भी वहीं रखा जाता था। जब से ये बने हैं, लगता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लीडर हमें मिला है। तो इस वजह से ये जो शुक्र करना चाहिए कि ऐसा शख्स मिला है, और हमें इनकी लंबी आयु के लिए और आगे भी यही बने, ताकि ये मुल्क का नाम हो, मुल्क आगे बढ़े। और हमें विश्व गुरु कहा जाता था, अब हम आहिस्ता आहिस्ता उधर बढ़ रहे हैं। उसके लिए सिर्फ फ़िक्र करना चाहिए, सियासत से उठ के मुल्क का फ़र्क। जब हम बाहर जाके अपने मुल्क की खुद ही आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो बहुत बुरा है। आप हैरान होंगे कि उस वक्त रूलिंग पार्टी कोई और थी, इंदिरा जी, माने इंदिरा जी भी इंटरनेशनली फेम थे वैसे। तो वो इंग्लैंड गए थे, उन्हें क्वेश्चन बोला कि आपके वहाँ क्या चल रहा है। वो चाहते थे कोई ऐसी बात करे जो वहाँ के निज़ाम के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़। उन्होंने बोला ये हमारी घर की बात है, मैं इंग्लैंड आई हूँ, आप कोई अच्छी बात करो, आगे मैंने क्या करना, या क्या होना चाहिए ये करो। वो घर की बातें अगर हैं, हम मैं घर जाके करूँगी। ये बाहर के मंच पे अपने मुल्क को खुद ही जब आलोचना करते हैं, तो तरस आता है इनकी अक्ल पे, जहनियत पे, तो इनकी बुद्धि पे। मुझे तो ऐसे लगता है। मैं देखो किसी भी पार्टी में मैं हूँ, मैं तो, मेरे गुरु ने बोला है सच बोलो। ये नहीं कि मैं बीजेपी का हूँ। आप कंपैरिजन करके देख लो कि पहले कहाँ थे हम लोग, तो आजकल कहाँ हैं। कोई मुल्क चाहता नहीं है इंडिया से अब बिगाड़ना। पहले हमें लगता था हम हर शय मांगते हैं, अब कोरोना आ जाए तो हम पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाने के सक्षम हो गए हैं। कहीं जंग लगे तो कहते मोदी जी आप बीच में पढ़ो प्लीज़, फॉर गॉड सेक, तभी अमन हो सकता है। देखो कितना बड़ा कद हो गया है हमारे शख्सियत का, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। अच्छा, आपके करियर की बात करूँगी कि आपका जो करियर है वो शुरुआत की थी आपने एक पॉप म्यूज़िक से शुरुआत की थी, फिर सूफिज़्म की तरफ आपका झुकाव हुआ। ये बदलाव कैसे और क्यों आया? क्योंकि ये तो सूफिज़्म का मतलब ध्यान, मेडिटेशन। हाँ जी। मेरी शुरुआत तो सूफीज़्म से ही हुई थी। अच्छा। लेकिन तंगियाँ तुर्चियाँ, बंदा इंसान ही है हम लोग भी। हमारा दिल करता था हमारे पास भी कुछ रोज़ी रोटी आए, हम लाइमलाइट में आएँ, तो उसको थोड़ा लाइट किया था। हम ये नहीं किया कि पॉप में आके भी हमने कहा ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता? कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरो कोई वरना यार दिल टोटे टोटे। ये सूफीज़्म है, ये पॉप नहीं है। हाँ, रिदम, ऑर्केस्ट्रा और उसकी जो ट्रीटमेंट है, अरेंजमेंट है म्यूज़िक का, वो थोड़ा मैंने कमर्शियल किया था।
उसमें भी रह के मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, वीडियो ऐसी नहीं बनाई जो बेटी के साथ नहीं बैठ के देखा जा सके, कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें कोई भी गाना या सिन्फ या कह लें आप वो बुरी नहीं होती। जहाँ भी वल्गैरिटी और बेसुरापन है, वो सूफ़ी भी बेसुरा गाता है तो उसका क्या फ़ायदा। अगर सुर में पॉप भी कोई गाता है तो कमाल है। मुझे विटनी ह्यूस्टन बहुत पसंद थी, जो माइकल जैक्सन बादशाह था पॉप का, और इतना सुर में था वो बंदा, इतना लय में था, क्योंकि टेक्निकली जो म्यूज़िक को समझते वो बहुत बड़ा गवैया था। तो पॉप और गाना कोई भी बुरा नहीं है, वल्गैरिटी बुरी है। जहाँ सिर्फ ऑर्केस्ट्रा ही सुनता रहे, कोई बोल ही ना समझ आए, तो वो बुरा है। आपने इतने अच्छे से ये जो आपने कुछ सेंटेंसेस सुनाए हमें, क्या आप थोड़ा सा उसको गा के सुना सकते हैं हमें? हाँ क्योंकि बहुत प्यारे ये जो आपने, ये आपका जो गीत है बहुत प्यारा गीत है। हाँ जी, और ये आज तक, चाहे उसको रीमिक्स करके सुने या किसी तरीके से सुने, आज तक ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है ये। हाँ जी। मैं फिर गाने किसी दिन गाने का सेशन रख लेंगे। कुछ सेंटेंसेस, यही वाला जी। ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, नो ड्रग्स नो वार, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता। ओए हो कर लो तौबा, कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। बहुत सुंदर। अगर सूफिज्म को समझना चाहें हाँ जी, तो कैसे समझें? वे ऑफ लाइफ समझें? सूफीज़म को समझेंगे इंटेलेक्ट के ज़रिए। यहाँ मौजें ही मौजें हों, वहाँ साहिल नहीं होता। जहाँ पे अक्ल होती है वहाँ पे दिल नहीं होता। सूफीज़म दिल से, भावना से, अपनी एक ख़ास तरह का ज़िंदगी से मिलता है। सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, इंसानियत ले आओ। अब सूफ़ी रोएगा, कहीं भी इंसान की मौत होगी। आम बंदा रोएगा, पहले सोचेगा मेरे धर्म का मरा है या किसी और धर्म का मरा है। सूफ़ी रोएगा, एक इंसान का कत्ल हो गया है। बस यही सूफीज़म है जो पूरी यूनिवर्स के लिए दुआ करे, नॉट पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए। सूफीज़म वो है जो एहतराम आदमी, आदमी की इज़्ज़त, आदमी मीन्स जेंडर नहीं है, उसकी बनाई हुई जो ये मखलूक, कितना सुंदर चेहरे उसने बनाए हैं, मूर्तियाँ कैसी कैसी बनाई हैं, जो उसकी इज़्ज़त करे, उससे प्यार करे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बंदे से नहीं डरता, मैं कुछ नहीं समझता बंदे को, सिर्फ रब से डरता हूँ। अरे जब रब से डरोगे तो हर बंदे से भी डरोगे। डरने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई घबरा जाओ, डरने का मतलब है कि एक अदब, एक हया, एक शर्म आँखों में होनी चाहिए। तो यही सूफीज़म है। इंसानियत का दूसरा नाम सूफीज़म है, जो पीस के लिए काम करता है, अमन के लिए काम करता है। बॉर्डरों से, सरहदों से उठकर जहाँ भी उसकी मखलूक है, वो तो चींटी भी एक मरती है तो उसको मैं देखता था, वाइट रंग का सिंक है, उसमें छोटी सी चींटी भागती है कि ये जालिम अब टूटी खोलेगा तो मैं मर जाऊंगी। वो इधर भागती, कभी इधर भागती, फिर मैं वेट करता हूँ निकल जाओ, वो नहीं निकल पाती, फिर मैं निकाल के फिर मैं खोलता हूँ टैब के, मतलब हालांकि मैं सूफ़ी नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, लेकिन विद्यार्थी ज़रूर हूँ। मेरे दिल में ये ऐसी बातें आ जाती हैं, तो फिर सूफ़ी तो बहुत रहमदिल होते होंगे। आपको लगता है ये जो खालिस्तान की मांग हो रही है लगातार, जो पिछले कई कई सालों से चलती आ रही है, अब थोड़ा सा उसको और वेट देने की कोशिश या गति देने की कोशिश की जा रही है, वो मांग सही है? नहीं, खालिस्तान की मांग में कुछ % लोग हैं, शायद कोई अपने ज़ाती उनके लालच हैं। सिख कौम जो है, जब पंजाबी जो हैं, पंजाब में आप जाके देखो, मीडिया में कुछ भी उछालते रहें हम लोग, जहाँ ऐसा प्रोपोगंडा होता रहे, हम सब लोग इकट्ठे हैं। हम पंजाब के हक़ों के लिए तो बात करते हैं, लेकिन इस मुल्क को तोड़ने के लिए या अलग मुल्क बनाने की कभी कोशिश नहीं करते।
कुछ परसेंट लोग हर कौम में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे लोग खालिस्तान या कोई अलग मुल्क चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि आप शुरुआत में भी बोल रहे थे, सूफिज़्म और राजनीति, सूफिज़्म एक अलग कनेक्ट आप कह रहे हैं, एक पीस का कनेक्ट है, चीज़ों का कनेक्ट है, राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में कोई मजबूरी थोड़ी है। अब जहांगीर में दंगे हुए, मेरे पास उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी, रात को 2 बजे खबर देखी टीवी में। बात तो ये होती कि दिन चढ़ता मैं प्रेस बुलाता, मैं पीस की बातें करता, अमन की बातें करता। मैं कहा नो, गाड़ी उठाओ, कहते सिक्योरिटी है। मैं कहा छोड़ो सिक्योरिटी को, मैं पगड़ी बांधता हूँ। पंजाब में हम लोग सब लोग गांव वाले बांधते, पगड़ी बांधी वाइट रंग की, वाइट कपड़े पीस अमन वाले पहने, तो दंगों के बीच चले गया था। 3 दिन रहा हूँ मैं, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैंने कहा लोगों, सामान अरबों का भी नुकसान हो जाएगा, वापस आ जाएगा। एक इंसान दोबारा आप नहीं पैदा कर सकोगे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हिंदुओं से रब्ता किया, मुसलमानों से किया, सिखों से किया, ईसाइयों से किया। जब इकट्ठे हुए, पीस कमेटी बिखरी हुई थी, पीस कमेटी जो हर मोहल्ले में होती है, एरिया में होती है, उसको इकट्ठे किया। फिर हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जी को मैंने बेनती की, मिस्टर लालपुरा साहब, वो आ गए। पुलिस सारी पहले ही थी वहाँ, पुलिस मुझे रोक रही थी, घर जाओ वापस। मैं कहना अगर ये मर रहे हैं तो मैं मर गया, तो इन्होंने मुझे चुना है भैया। मैं आप हैरान होंगे, एक तंबू में हमने बैठ के बातें की तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। हिंदू उड़ीक रहे थे ईद की सेवइयाँ खाएंगे, तो मुसलमान कहते थे हम दिवाली में देंगे मिठाइयाँ। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम वोट की राजनीति करते हैं, तब सूफीज़म ख़त्म हो जाता है। सूफीज़म तब है कि इंसान जितने मर्जी मेरे, हमारा राज आना चाहिए। तब सूफीज़म से हट गए हम। वो उसका कोई इंसानियत से भी ताल्लुक़ नहीं है। वो पॉलिटिक्स भी डर्टी है, जिसको कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। इसीलिए द मोस्ट हेटेड पीपल ऑन द अर्थ दे आर पॉलिटिशियन। हमारे बुज़ुर्गों ने कोई गलतियाँ की हैं। हमारे देखो बॉस कितना खुश हुए। एक बेटी के साथ ज़्यादती हुई थी, मुझे इस बॉस ने, हमारे साहिब श्री प्रधानमंत्री जी ने खुद हुक्म किया था, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने, कि खुद जाओ वहाँ जाके। आपने देखा होगा बाकी लीडरों को जाने नहीं देते थे मंच पे। मैं गया हूँ, उन्होंने बोला यार ये पॉलिटिशियन है, ये बंदा बेचारा, इसको मंच पे आने दो। उसके माँ को मिला, बाप को मिला, हमदर्दी की। वो साहब को भी अर्ज़ की कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए गुनाहगारों को। वो किसी भी धर्म का है, चाहे मंदिर का पुजारी है तो चाहे बाज़ार में कुछ करता है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना होना चाहिए। गुनाहगार गुनाहगार है, तो उसको अंजाम तक पहुँचो। ऐसे कई वाक़या होते हैं, हम निकल जाते हैं, तो उसमें क्या है? तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लेगी भाई सियासत? और आपको लगता है कि इस तरह से, जैसे आप सूफ़ी बैकग्राउंड से आते हैं, उस तरीके से और लोगों की भी ज़रूरत है? बहुत सख्त ज़रूरत है। जो अपने आप को सो कॉल्ड अच्छा कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बौद्धिक हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, फिल्मों वाले, सब आओ। आके फिर आप घर में बैठे वोटिंग भी नहीं करने जाते, टीवी में रिज़ल्ट देखते हो, घर में बैठे आलोचना करते रहते हो। अगर आप कहते हो बुरे आदमी आ गए हैं तो फिर अच्छे हैं तो आप आओ ना, फाइट करो, जीतो, जाओ पार्लियामेंट में, अच्छी बातें करो। मज़ा तो तब है पावर आने के बाद भी अच्छी बातें करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज हंस जी, आपने अपना टाइम निकाला और जागरण डायलॉग्स में हमारे साथ इस चर्चा में आप शामिल देखो, हुए। दैनिक जागरण तो वो है यानी अदारा जिससे मैं बहुत देर का जुड़ा हूँ। ये रोज़ लोगों को जगाता है, दैनिक का मतलब डेली जगाता है लोगों को। तो मैं उसका कल्चरल एडवाइज़र भी पंजाब में हूँ। तो जब पंजाब में अखबार लॉन्च हुआ तो पहले जो पूजा हुई उसमें मैं बैठा था। तो मुझे अच्छा लगता है, ये दिल्ली में भी छाया हुआ है अखबार भी, और अब तो टीवी का युग है, सोशल मीडिया का है, कैमरे के ज़रिए हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप आगे हैं। तो मैं दैनिक जागरण के मंच पे बैठ के, कैमरे के सामने और आपके सामने बैठ के लोगों से ईमानदारी के साथ मुखातिब हूँ कि पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, आप आ जाओ,
अगर वो आप कहते हैं घर में बैठे बोलते रहते हो पॉलिटिशियन बहुत बुरे हैं, आप अच्छे हैं तो आओ ना फाइट करो, एमपी बनो। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।